माता की। थोड़ा तो उठाइए। भारत माता की। बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं, अब मैं यहां से देख सकता हूं। भारत माता की। हाँ, आज इस रामपुर विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही भव्य कार्यक्रम में, और जिसमें मैं देख सकता हूं कि महिलाओं की तादाद लगभग 80% है, 80 से भी ज्यादा हो सकती है। और इसलिए महिलाओं से मेरा निवेदन है कि अपने लिए एक तालीम गाएं। और पुरुषों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी बजा लो, कोई चारा नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, चौपाल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री बलवीर वर्मा जी, आनी के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई किशोरी लाल जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और वाइस चेयरमैन हमारी सरकार में संजीव कटवाल जी, वाइस चेयरमैन फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन श्री सूरत नेगी जी, और हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे नौजवान जुझारू जिनने अपने जीवन में बचपन से ही घर छोड़ करके संगठन के काम करने के लिए निकल करके बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और ऐसे विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक काम करने के बाद अब आपकी इस विधानसभा क्षेत्र में आप सबकी सेवा के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हमारे नौजवान साथी कौल नेगी जी, जो हिमको फेडरेशन के हमारे चेयरमैन भी हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार में बहुत लंबे समय तक मंत्री रहे, विधायक रहे, आदरणीय श्री सिंघीराम जी, मंडल के अध्यक्ष हमारे भीमसेन ठाकुर जी, जिला के अध्यक्ष श्री अजय श्याम जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य नरेश चौहान जी, पार्टी के हमारे साथी श्यामलाल गुप्ता जी, विजय गुप्ता जी, अनिल चौहान जी, जगदीश मेहता जी, डिप्टी कमिश्नर शिमला, एसपी शिमला, यहाँ नगर निगम के नगर परिषद के यहाँ पर सभी सम्मानीय चुने हुए प्रतिनिधि, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, और यहाँ ब्लॉक समिति ननकड़ी की अध्यक्षा प्रीति जी, पार्टी के हमारे साथी श्री ब्रिजलाल जी, शेर सिंह पुंज जी, कृष्णा भंडारी जी, अनिल चौहान जी, सुषमा मुखैक जी, सुनील नेगी जी, अश्विनी नेगी जी, बहुत सारे नाम है, अगर मैं नाम में जाऊं तो बहुत वक्त लगेगा। और यहाँ उपस्थित सभी महिला मंडल के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, नौजवान साथियों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, एक बार फिर से रामपुर में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और बहुत गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने यहाँ अभिनंदन स्वागत किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी जय श्री राम भाई। रामपुर जब आते हैं लगता तो ऐसी है कि जैसे मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं, बहुत जोश के साथ, बड़ी भीड़ के साथ लोग आते हैं, और मैं समझता हूं हमारा ये क्षेत्र साथ लगता है, मिलता है, जुलता है, हमारा सांस्कृतिक दृष्टि से, हमारे कल्चर की दृष्टि से बहुत सारी चीजें एक जैसी है।
और उसी तरह से जब आपके विधानसभा क्षेत्र में आता हूं, न जाने क्या बात है कि ऐसा क्यों लगता है, ऐसा लगता है कि सही मायने में मैं अपने ही क्षेत्र में हूं, अपने लोगों के बीच में हूं, अपने जो हमें चाहते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भारद्वाज जी कह रहे थे आप चलते भी हैं लेकिन साथ चलते चलते रुक भी जाते हैं। आगे बढ़ना, और आगे बढ़ना है तो मैं आप सबसे यही कहना चाह रहा हूं, साथ चल करके देखिए, आप अंतर महसूस करेंगे, परिवर्तन महसूस करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक जगह ठहरा हुआ जल भी जो है वो भी उसके पश्चात उपयोग के लायक नहीं रह जाता है, उसमें भी कमी आ जाती है। और ऐसे में ये बहुत आवश्यक है, अगर आगे बढ़ना है तो ठहराव नहीं, आगे कदम बढ़ाना होगा, आगे बढ़ना होगा। तब जाकर के जो चीजें हम सोचते हैं, जो चीजों के बारे में हम बोलते हैं, उन चीजों को हासिल किया जा सकता है। कई लोग आते होंगे आपके बीच में, बहुत सारी बातें कहते होंगे, उन्होंने ये पहाड़ देखे होंगे लेकिन पहाड़ चढ़े नहीं होंगे। और दूर से देखने में पहाड़ बहुत सुंदर लगता है, उसकी तारीफ सब करते हैं कि कितना सुंदर है, देखिए। लेकिन उस आदमी को मालूम होता है जो उस पर चढ़ता है, चढ़ने के बाद उतरता है, फिर उसके बाद चढ़ता है, फिर उसके बाद उतरता है, सुंदर होने के बावजूद वहां की तकलीफ क्या है। और यहां कुछ हमारे मित्र आते हैं, वो पहाड़ की दूर से देख करके तारीफ करते हैं कितना सुंदर है, लेकिन ये जयराम आपके सामने यहां खड़ा है जिसने पहाड़ चढ़ते हुए उतरते हुए उस पीड़ा को समझा है, देखा है, क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उसने पहाड़ चढ़ने और उतरने में गुजरा है। कई बार बहुत विचित्र लगता है, इस विधानसभा क्षेत्र में अभी ऐसे पंचायतें हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां सड़कें नहीं है। अगर सड़कें नहीं है तो स्वाभाविक रूप से उनने पहाड़ नहीं चढ़े हैं, ना पहाड़ उतरे हैं, उनने पहाड़ को सिर्फ दूर से देखा है। मैं सुबह से जब से हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद यहां आपके बीच में पहुंचा, 20 जगह पंचायत के प्रतिनिधियों ने गेट लगा करके हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, लेकिन हाथ में कागज, सड़क यहां नहीं है, सड़क वहां भी नहीं है, यहां सड़क बनी है लेकिन गाड़ी नहीं चलती है, यहां सड़क आधी बनी है लेकिन आधी नहीं बनी है, यहां सड़क बनाने के लिए अभी हमारा सर्वे भी शुरू नहीं हो पाया है। तो स्वाभाविक रूप से मन में एक प्रश्न खड़ा होता है, अगर ये रामपुर अगर ऐसी परिस्थिति में आज की तारीख में भी है, लंबे समय तक यहां के करीब, यहां के नजदीक भावनात्मक दृष्टि से बड़े नेता भी रहे, आप लोगों के बीच में रहे,
शायद वो काम से ज्यादा महत्व का विषय इसलिए था क्योंकि वो राजा परिवार के थे। और मैं इस पे कोई बात कहना भी नहीं चाह रहा हूं, किसी आदमी के हाथ में नहीं है किस परिवार में उसने जन्म लेना है। हमने तो गरीब परिवार में जन्म लिया है। किसी का जन्म अगर राजा के परिवार में हुआ है, उस परिवार में हुआ है, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, वो भी अच्छा है। लेकिन गरीब परिवार की समस्याएं क्या होती हैं, उसकी पीड़ा क्या होती है, ये शायद मैं कह सकता हूं वो गरीब परिवार में रहने वाला आदमी जो है वही बेहतर समझ सकता है। दूसरा दूर से सुनता होगा लेकिन उस दौर में से नहीं गुजरा। इतने लंबे समय तक यहां पर आज भी सड़कों की बात है। मेरा विधानसभा क्षेत्र में जब मैं पहली बार विधायक बना 16 पंचायतों की सड़कें थी। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में 78 पंचायतें हैं, कोई पंचायत सड़क के बिना नहीं है। हमें तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हुए 4.5 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन यहां तो 25 सालों तक भी रहे, उसके बावजूद भी सड़कें जो है वो गांव तक नहीं पहुंच पाई। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा। लेकिन आखिरकार आप लोगों के लिए, सबके लिए सोचने का विषय है, आखिर एक जगह कब तक खड़े रहना है, निर्णय आपको करना है। दुनिया साथ चल पड़ी, पूरा देश साथ चला है, लगातार साथ चला है और लोग जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन ये रामपुर कहां भटका पड़ा है, कहां अटका पड़ा है। आज भी अगर मैं आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आया हूं, मुझे मालूम है कुछ दिनों के बाद कुछ लोग आएंगे और मेरे बारे में कुछ कहेंगे। मुझे अच्छा लगता है जब मेरे बारे में कोई कहे, अच्छा कहे तो भी अच्छा लगता है, बुरा कहे तो भी अच्छा लगता है। क्योंकि राजनीति में आए हैं तो जिंदाबाद भी हो, मुर्दाबाद भी हो, ये मान करके चलना चाहिए। मैं बुरा नहीं मानता हूं सारी चीजें, लेकिन कुछ लोगों को जिंदाबाद ही चाहिए। अगर थोड़ी से भी कहीं कसर रह गई तो बहुत मन खराब होता, क्योंकि वो अलग तरह की मनस्थिति में जीवन गुजारे हुए हैं। आज मैं आपके विधानसभा क्षेत्र में आया हूं 12 उद्घाटन, और 12 उद्घाटन के साथ साथ में 18 नए शिलान्यास किए हैं। 44 करोड़ रुपए के हमने उद्घाटन किए, 80 करोड़ रुपए के हमने शिलान्यास किए, और कुल मिलाकर के आपके इस विधानसभा क्षेत्र में एक दिन में, एक समय में, एक जगह 124 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए। ननखड़ी के इलाके में जो है उठाओ कुर्बान खड़ से जो पेयजल योजना थी, 14 करोड़ रुपए की लागत से जो है उसका उद्घाटन आज किया। मुझे लगता है कि उस इलाके के लोगों के लिए पानी का जो संकट था वो आने वाले समय के लिए हमेशा के लिए उसका समाधान होगा। तारला सड़क का 6 करोड़ की लागत से उसका उद्घाटन हुआ, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और समेज से सरपारा सड़क का उसकी अपग्रेडेशन जो है 9 करोड़ की लागत से बन करके वो तैयार हुई, उसकी अपग्रेड करके उसको पक्का करके, और उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे लगता है कि उससे निश्चित रूप से लाभ होगा।
कोटला से कुन्नी सड़क जो है 4.5 करोड़ की लागत से जो है उसका भी हमने आज उद्घाटन किया। उसके लिए भी कोई आया है यहाँ पर? कोई नहीं है। उनको बोल देना भाई आपकी सड़क का भी उद्घाटन कर दिया और 4.5 करोड़ की लागत से कोटला से कुन्नी सड़क जो है उसका भी एक लाभ आप लोगों को मिला। मैं सारी स्कीमों का अगर मैं जिक्र करूं बहुत सारा वक्त उसमें लगेगा। और मैं ये देख रहा था तहसील ननखड़ी की ग्राम पंचायत देलट और क्रांगल में और एक दो उठाऊ सिंचाई योजना 12 करोड़ रुपए की लागत से उसका हमने आज शिलान्यास किया है। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, जैसा हो। और उसी तरह से रामपुर उपमंडल के अंतर्गत जो हमारी जो विभिन्न बस्तियों के लिए पेयजल योजना के लिए आज हमने 15 करोड़ रुपए का जो है वो 15 करोड़ 10 लाख रुपए का उसका शिलान्यास किया। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ग्राम पंचायत बाहली आपके रामपुर की, उसके लिए पानी की एक योजना बहाली का शिलान्यास हमने किया और वो भी कितने का 15 करोड़ रुपए की लागत से उसका शिलान्यास किया। मैं इसलिए इन सारी चीजों का जिक्र कर रहा हूं। कुल मिलाकर के मैं देख रहा हूं 30 योजनाएं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया, 124 करोड़ रुपए उसमें लागत होगी। तो स्वाभाविक रूप से आपके इस विधानसभा क्षेत्र में इसका एक बहुत बड़ा लाभ है। कई लोग बोलते हैं कुछ नहीं किया बोलकर जयराम ने, एक विधानसभा क्षेत्र में 125 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक दिन में हो रहे, उसके बावजूद भी कुछ नहीं। मैं उन मित्रों के बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। ये हिमाचल देवभूमि के रूप में जाना जाता है और देवभूमि के रूप में इसकी एक पहचान पूरे देश में है। हमने हिमाचल प्रदेश को देव संस्कृति के मुताबिक, अपनी हिमाचली संस्कृति के मुताबिक इसका जो है वो संचालन करने की कोशिश की है। हमने बदले की बैठे होते और मुंह में वो चिकड़ा लगा होता। होता कि नहीं होता? फिर कैसे बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं किया? फिर उसके बाद उन्होंने अगली बात कही, यहां पर जितनी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नरेंद्र भाई मोदी जी ने गैस का चूल्हा दिया, लेकिन उसके बाद जो बचे हुए परिवार थे, गरीब परिवार जिनके घर में गैस का चूल्हा नहीं था, उनके घर में गैस का चूल्हा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि माताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हाथ खड़ा करके घर में गैस का चूल्हा है कि नहीं है, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो सभी बहनों ने हाथ खड़े करके कहा कि गैस का चूल्हा हमारे घर में पहुंच गया है, हमारे घर में गैस का चूल्हा है। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा, उस साथी ने कहा, तो फिर कैसे कहते हैं कि जयराम ने कुछ नहीं किया? 3,31,000 गैस के चूल्हे अपने घर में पहुंचाए, घर में पहुंचाए। और अभी आप लोगों ने कहा कि गैस थोड़ी महंगी हो गई, थोड़ा कुछ और मदद हो जाए। हमने कहा उसका रिफिल हम इस बार फ्री देंगे और जुलाई के पश्चात हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और उसके बाद उस व्यक्ति ने यहां पर ऐसी सभा में एक प्रश्न और खड़ा किया कि जो बोलते कि कुछ नहीं किया, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जब गरीब आदमी बीमार हो जाता था उसका इलाज का इंतजाम क्या था पहली सरकार में, और आज की वर्तमान सरकार में क्या है? क्या आयुष्मान भारत और आयुष्मान भारत के साथ साथ में हिम केयर का कार्ड आप सबका बना कि नहीं बना? तो लोगों ने कहा कि बना। और आज तो ये स्थिति है कि अगर कोई कांग्रेस का भाई भी हमको जो है गाली देते देते सुबह से शाम तक जो है वो अपनी तसल्ली करता है, दिल को तसल्ली देता है। अगर कहीं बीमार हो गया, होना नहीं चाहिए,
बीमारी किसी को नहीं लगनी चाहिए, दुश्मन को भी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अगर बीमार होता है तो कहां जाता है? घर जाता है, सबसे पहले आयुष्मान भारत का कार्ड ढूंढता है या हिमकेयर का कार्ड ढूंढ करके फिर उसके बाद हॉस्पिटल जाता है इलाज करने के लिए। फिर भी कहते हैं, बोलते कुछ नहीं दिया। हमारी बेटियां जो परिवार, जो बीपीएल परिवार की बेटियां हैं, उन बीपीएल परिवार की बेटियों की जब शादी हो गई, आज से पहले सरकारें बहुत रही, लेकिन उसके बावजूद इस पर सोचा नहीं गया। हमने इस बात को सोचा कि बेटी के लिए मदद करनी चाहिए। जिस दिन उस गरीब बेटी की शादी होगी, हमने शगुन योजना शुरू की। 31,000 रुपए हम सरकार की ओर से उस बेटी के खाते में डाले। हमने पहली कैबिनेट की बैठक में निर्णय किया कि 70 साल के ऊपर बुजुर्गों के लिए, सबके लिए पेंशन का प्रावधान होगा, और 70 साल की पेंशन के साथ साथ में पिछले साल हमने तय किया कि 65 साल से ऊपर जितने भी हमारी माताएं हैं उनको भी पेंशन का प्रावधान करेंगे। उनके लिए पेंशन का प्रावधान किया, और अब की बार सब साथियों ने कहा कि नहीं, 65 नहीं, अब इसको 60 करना चाहिए। हमने तय कर दिया 60 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं सबके लिए पेंशन का प्रावधान होगा, पेंशन का प्रावधान शुरू। तो हमसे पूछते कि कुछ नहीं किया। उनके जमाने में 50 साल सत्ता में रही वो पार्टी, उनके जमाने में हमारी सरकार से पहले जब तक का आंकड़ा था 400 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च किया जाता था, और हमें कहते हैं कि कुछ नहीं किया। हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वो 400 करोड़ खर्च कर। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के हम बात कहेंगे तो उसमें बहुत वक्त लगेगा, बहुत लंबा जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में हमने कुछ और निर्णय लिए, और वो निर्णय हमने ये लिए कि हमारे गांव में रहने वाले लोग, उनके घर के लिए हमने पानी का कनेक्शन दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हिमाचल प्रदेश में अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आए थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अगर सबसे बेहतरीन कोई राज्य का अगर जल शक्ति मंत्रालय में सबसे बेहतरीन कर रहा है, जहां हर घर को जल, हर घर को नल, और नल में शुद्ध जल, इस योजना को आगे बढ़ाने में कोई प्रदेश सबसे आगे है तो उसमें हिमाचल प्रदेश नंबर 1 है। लोगों ने कहा कि बिल आता है, कुछ ने कहा कि बिल नहीं आता है। हमने कहा ये क्या मतलब हुआ? कुछ बोलते हैं, कुछ बिल देते हैं, कुछ लोग बिल नहीं देते हैं। हमने कहा अगर बिल देना है तो सबको देना है, नहीं देना तो किसी को नहीं देना चाहिए। आधे लोग बिल देते थे पानी का, आधे लोग नहीं देते थे। ज्यादा पता किया, मैंने कहा कि नहीं देने वाले कौन लोग बोलते? नहीं देने वाले लोग वो है जो ज्यादा थोड़ी दादागिरी करते हैं, बोलते हैं। दादागिरी का मतलब जिनका रसूख होता है, वो तिगड़ों बात होते हैं। फिर मैंने कहा जो सीधे साधे लोग हैं उनसे क्यों लेते हैं? हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का नल का जो है कोई किराया नहीं लिया जाएगा। पानी पीजिए। हाँ, पानी को बचाने के लिए आप कोशिश करें, पानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बिल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर बिल नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी का नलका खुला ही छोड़ दे। ये मेहरबानी का मत करना भाई, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, मेरे ऊपर लगेगा ज्यादा पाप उसका। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, पानी की किफायत करें। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हमने तय किया कि पानी का बिल हम नहीं लेंगे। फिर भी बोलते हैं, कांग्रेस के लोग बोलते कुछ नहीं किया, और एक नेता बोलने लगे कि मुफ्त खोर बना दिए। बोलते हैं भाई जिसने नहीं बनना है वो सबका दे दे, बोले सारे गांव का दे दे। हमने एक रास्ता निकाला, जिसे स्वीकार नहीं है वो स्वीकार नहीं करना, वो लिख करके दे दे कि हमें बिल देना है, अभी हर हालत में देना। तो आपने देना है तो हम बोल देंगे भी ले लीजिए नीचे बिल। और आगे बढ़ करके एक निर्णय और लिया हमने, और यहां माताएं बहुत बड़ी संख्या में बैठी हैं। हमने कहा आपकी
आबादी जो है, पूरी जो आबादी जो है, आबादी का आधा हिस्सा जो है हमारी बहनों का है, हमारी माताओं का है। 50% महिलाओं की पार्टिसिपेशन हर सेक्टर में होनी चाहिए, और वो हमने की भी है पंचायती राज संस्थाओं में भी। और आज महिलाएं सिर्फ घर में नहीं, घर के अलावा सब समाज के सारे काम में हाथ बटाती है। और इसलिए हमने तय किया कि अगर जब महिलाएं घर का हिस्सा नहीं, सिर्फ वो सब तरह के काम करती हैं, आजकल बाजार में भी जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने के लिए जाती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपना काम करती हैं, कहीं नौकरी भी करती हैं, तो ऐसे में हमने तय किया कि अगर महिलाओं की आबादी जो है कुल आबादी का 50% है, तो उनको जुलाई महीने के बाद बस का किराया भी 50% लेंगे, आधा लेंगे, आधा नहीं लेंगे। इस पे तो मैं पूछ रहा था, यहाँ से शिमला का किराया कितना लगता है बस का? बोलता लगता है 250 लगता है, 300 लगता है, 300 रुपए लगता है। अब इनको जाना होगा तो 300 लगेगा, आपको जाना होगा तो 150 रुपए लगेगा। इसमें तो भाई पुरुषों से भी मेरा निवेदन है, आप भी ताली बजाइए, क्योंकि बटुआ तो आपका ही बटेगा। इस जगह पुरुष बहुत नाराज, हमको घूर करके देखते रहे, हम ये महिलाओं के लिए ये सारी योजनाएं चला रहे हैं, हमने क्या बिगाड़ा? मैंने क्या बिगाड़ा नहीं, आप लोगों ने अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन हमने भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने कहा कैसे बोलता, आपने उनके लिए 50% कर दिया, हमारे लिए तो किया नहीं। मैंने कहा भाई साहब, आपके लिए नहीं किया, उनके लिए किया, लेकिन बटुआ तो आपका ही खुलता है जब जाते हैं वो, तो फायदा तो आपका ही हुआ। वो तो हाँ, वो तो हुआ। मैंने कहा इस बात को भी सोचो थोड़ा। अब वो बेचारे सच्चे हैं, वो परेशान हो गए। अब यहां पर भी महिलाएं कुर्सी पर आराम से बैठी है, वो श्रीमान सारे खड़े हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि सबके सब सजल जाता है। ये दौर ऐसा आ गया, देखिए जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मैं पहले भी कह रहा था इस बात को कि एक जमाना होता था, मुख्यमंत्री आता तो यही जो लाट साहब आज खड़े हैं बेचारे हमारे, उनके चेहरे पर हमको थोड़ा तरस भी आ रहा है, बुरा मत मानिए भाई। पहले यही आते थे, सीएम साहब आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, रैली में जा रहे हैं। और आज जो है माता बहने के लिए सीएम साहब आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप घर का काम कीजिए। और रैली में भाषण लंबा हो गया, जैसे आज हो गया, फिर बोलती है हम थोड़ा देर से पहुंचेंगे, मैसेज कर देती है, टाइप करके जो है व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देती है, हम थोड़ा देर से आएंगी, तो इसलिए शाम का भी खाना बना करके रखा। कर दो मैसेज, कर दो, आज देर पहुंचेंगे आप जाए। ये परिवर्तन है महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से। और मैं ये देख रहा था एक दिन, अभी हमारा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बहुत बड़ा एक मेला था धर्मशाला में, सारस को, उसमें मैंने देखा इतना बढ़िया काम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं ने किया। इतने सारे प्रोडक्ट बना करके तैयार किए हैं, और वो मार्केटिंग उनकी हो रही है बहुत बेहतर ढंग से, उसमें उनको आय हो रही है और अपना रोजगार का एक माध्यम खड़ा कर। और इसलिए हमने ये भी तय किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 25,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड का हमने प्रावधान किया, और ऋण देने का भी प्रावधान आपके लिए 4% किया। 4% लोन पर, जो ये ब्याज पर जो है लोन देने का प्रावधान। तो बहुत चीजों को लेकर के अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता। और यहां रामपुर है तो पहाड़ का इलाका, लेकिन ऐसा लगता है कई बार जब यहाँ आपके इस मैदान में खड़े होकर के हम बैठ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं कहीं नालागढ़ की तरफ चला गया। कितनी हाइट है यहाँ की? 3,500, यानी कि बिल्कुल एकदम पहाड़ होने के बावजूद नीचे बिल्कुल, और हवा के लिए भी आप लोगों ने रामपुर भर में गुंजाइश नहीं रखी है। चारों तरफ पहाड़ है, और जो है पहाड़ के बीच में रामपुर, मुश्किल से हवा आती है।
लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहां जो जागरूकता है लोगों में, क्या चाहे वो महिलाओं में, क्या बहुत बड़ी जागरूकता, सबके सब आकर के महिला मंडल आकर के ये रह गया, वो रह गया, ऐसा रह गया, वैसा रह गया। पुरुष तो बेचारे बहुत कम मिले रास्ते में, जो बात कर रहे, जो मांग कर रहे थे हमसे, कुछ बहुत ज्यादा नहीं मिले। ज्यादातर जगह महिलाओं ने ही मोर्चा अपना खड़ा किया हुआ है और कह रहे कि यहाँ इस गांव में सड़क नहीं पहुंची, इस गांव में पानी नहीं पहुंचा, इस गांव में सड़क कच्ची है, इस गांव में ये समस्या है, यहाँ महिला मंडल नहीं बना, यहाँ पर ये नहीं हुआ। तो सारी बातों को लेकर के हमारा महिलाओं के बीच में हमारा जो इस तरह का एक जागरूकता आना, ये हमारे लिए सचमुच में बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं जो बात कह रहा था, कौल नेगी जी ने क्या किया कि सब के सब बोलकर मैं तो किसी का नाम नहीं काट सकता हूं। आपने इनको इतना डरा करके रख दिया। ये बेचारा सीधा साधा आदमी है। अभी संगठन के काम के लिए घर से बाहर लंबे समय तक काम करते रहे, अभी घर आए हैं, घर में काम शुरू किया है। अभी लाड़ी भी नहीं है ना। ये भी काम है आप लोगों के जिम्मे देखना। तो इसलिए सारा जीवन अपना युवावस्था में संगठन के लिए देना, घर बात छोड़कर। मैं भी संगठन के काम के लिए बहुत दूर चला गया था, जम्मू कश्मीर चला गया था, कुछ वर्षों के लिए काम किया वहां पर। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस वक्त जो हमने काम किया है, उस समाज के लिए काम किया है। जब कश्मीर में हिंदुओं को घर से मार मार करके निकाल दिया था, सारे कश्मीरी पंडितों को वहां पर से घर से बेदखल होकर के जो हमको बाहर निकाल करके चौराहे पर फेंक दिया गया था सामान उनका, उस वक्त में जम्मू कश्मीर में उन लोगों के बीच में उनकी सेवा करने की था। और ऐसे हालात में हमने काम किया। वो सामान्य परिस्थिति नहीं थी, अलग तरह की परिस्थिति थी वो। और मेरे घर वालों ने तो मान लिया था, लड़का गया, पता नहीं आना कि नहीं आना, उसने बोलते हैं। एक तो वहां चला गया है जम्मू कश्मीर में, वहां से वहां रोजाना खबरें लग रही हैं, ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, ऐसी परिस्थिति में पता नहीं क्या होगा। और सचमुच में हालात भी ऐसे थे। सुबह जब काम करने के लिए निकलते थे, शाम को वापस आएंगे कोई गारंटी नहीं होती थी। जहां मर्जी जिस मर्जी को गोली से मार दिया जाता था, उस वक्त वो हालात थे। उस हालात को हमने बहुत करीबी से देखा। लेकिन एक जज्बा था कि नहीं, अपने देश के लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए करना चाहिए, और उनकी सेवा के लिए ऐसे संकट में अगर हम खड़े नहीं होंगे तो कब खड़े होंगे। इसलिए जज्बात के साथ हम काम करने के लिए वहां पर निकले। और मुझे इस बात की खुशी है कि संगठन में काम करने के लिए कौल जी ने भी अपने जीवन का बहुत सारा वक्त जो है घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके संगठन के काम करने के लिए जो है प्रदेश के अंदर, प्रदेश के बाहर अपना समय दिया। और आज आपके बीच में यहां पर संगठन को मजबूत करने के लिए आप सबका सहयोग ले। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां पर सारे मंच पर बैठे हैं। हम सब लोगों से एक ही बात कह रहे हैं, मिलकर के चलिए, और मिलकर के चलिए। ये रामपुर निश्चित रूप से एक दिन निश्चित रूप से हमारे साथ चलेगा, मोदी जी के साथ चलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आज मैं अभी देख रहा था, थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के एक विधानसभा का चुनाव था, उपचुनाव था। उस चुनाव का परिणाम निकला तो वहां के जो मुख्यमंत्री धामी जी चुनाव लड़े और सबकी जमानत जब्त करके जो है 55,000 वोटों से जीते हैं। अभी 3 घंटे पहले की समाचार की खबर। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी शिमला आए थे, और शिमला आकर के जिस प्रकार से उन्हें कार्यक्रम में अपनी बात कही, और भारत के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री माल रोड के मैदान में गाड़ी छोड़ करके पैदल निकल पड़े। लोगों से मिलने के लिए, लोगों से बात करने के लिए।
सुरक्षा के लोग बोलते रहे कि मुश्किल है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने कहा कि मुझे मिलना है, मेरे हिमाचल के लोग हैं, मैंने वर्षों जिंदगी के इनके साथ यहां पर गुजारे हैं। ये माल रोड मैंने एक बार नहीं कितनी बार पैदल चली है। जब मैं कुछ नहीं था, मैं पार्टी का संगठन का काम देखता था, तो उस वक्त हम माल रोड में इधर से इधर और इसके मैदान में आते थे, जाते थे। लेकिन आज मेरा मन कह रहा है कि मैं फिर से एक बार उसी तरह से इस माल रोड के स्कैंडल पॉइंट से लेकर के रानी झांसी पार्क तक पैदल चल करके वहां पर पहुंचूं। और वो गए और लोगों ने उनको सर आंखों पर बिठाया। और शिमला का कार्यक्रम सामान्य कार्यक्रम नहीं था, ऐसा नहीं था कि ये सब आती और भाषण देने का। उस कार्यक्रम में देश के सारे मुख्यमंत्री जुड़े हुए थे, वर्चुअल माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के सारे मुख्यमंत्री जुड़े हुए थे, सभी मंत्रीगण जुड़े हुए थे, सांसद जुड़े हुए थे। 700 जिलों में सीधा वो कार्यक्रम लाइव पूरे देश भर में हो रहा था। 17 लाख से ज्यादा लोग सीधा उस कार्यक्रम के प्रसारण को देख रहे थे। इसलिए वो कार्यक्रम सिर्फ सभा का कार्यक्रम नहीं था, रैली का कार्यक्रम नहीं था, वो कार्यक्रम अलग तरह का कार्यक्रम था। वो संबोधन हिमाचल के लोगों के लिए तो था ही, लेकिन पूरे देश के लोगों ने उस संबोधन को सुना, उस संबोधन को देखा। मुझे उसके पश्चात जो है वो फोन कुछ मुख्यमंत्रियों के आए, जिन मुख्यमंत्री ने उस कार्यक्रम को देखा, उन्होंने कहा कि बहुत आनंद आया, उस शिमला के रिज के मैदान से उस कार्यक्रम का नजारा ही कुछ और तरह का था। यह हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री हिमाचल को इस तरह से प्यार करते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और कुछ लोग हमारे ऐसे रस्म अदा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आए थे, दिया कुछ भी नहीं, क्या देना था। प्रधानमंत्री जी ने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हिमाचल के विकास के लिए केंद्र के प्रोजेक्ट के माध्यम से मदद की है। प्रधानमंत्री जी ने हमें एक साल के अंदर 800 करोड़ रुपए से ज्यादा विकास कार्य के लिए अलग से पैसा स्पेशल असिस्टेंस के तहत दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये अटल टनल रोहतांग जिसको कहते थे बीआरओ वाले 2024 में बन करके तैयार होगी, उन्होंने कहा 2024 में नहीं 2020 में तैयार करके दीजिए। और 2020 में 3 अक्टूबर 2020 को उसके उद्घाटन करने के लिए दिल्ली से उड़ान भर के अटल टनल रोहतांग को का उद्घाटन करने के लिए मनाली पहुंचे। ये वो प्रधानमंत्री हैं, ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत का नाम जो है पूरी दुनिया के मानचित्र पर एक अलग पहचान के साथ खड़ा किया। और एक प्रधानमंत्री वो भी थे जो आए थे शिमला, और शिमला आने के बाद ठंडी ठंडी हवा में हवा के झोंकों के साथ नींद आ गई और वो सो गए। ऐसी भी परिस्थिति रही। मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा क्योंकि फिर बहुत बुरा मान जाते हैं कुछ लोग। सिंगीराम जी यहां बैठे हैं, ये साथ साथ थे कहीं। अगर आपको अकेले में पूछ रहा हूं तो इनसे पूछ लिया। तो ऐसी एक बात नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन भाई और बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं लोकसभा के चुनाव में भी आया था आपके बीच में, बातें हुई, बहुत प्यार की बातें हुई। आप लोगों ने सुनी लेकिन मानी नहीं। अब खरा मना तो बुरा मना, ये कसर क्यों टूट जाती है? देश मोदी जी के साथ चल रहा है और आप कहीं और चल पड़े। लोकतंत्र है, मुझे आपके और आपके इस निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपके ऊपर कोई दबाव भी नहीं डाल रहा। मैं गांव का आदमी हूं, सीधा साधा आदमी हूं। लेकिन मैं कई बार मैं ऐसा सोचता हूं कि जैसा भोला मैं हूं वैसे भोले सब होंगे। फिर किसी ने कहा कि भाई यार ये तो अब बदल गया है जमाना, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे ये अपील करता हूं, हम गांव के रहने वाले हैं, दिल के साफ हैं, भोले आदमी हैं, सीधे आदमी हैं, सरल आदमी हैं। आप चल करके देखिए, एक बार साथ चल करके देखिए, आपको अंतर महसूस होगा, निश्चित रूप से अंतर महसूस होगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं।
और आपके यहाँ इस क्षेत्र में जो कहा जा रहा है कि यहाँ सड़क नहीं, वहां सड़क नहीं, यहाँ पुल नहीं, यहाँ स्कूल का भवन नहीं, यहाँ ये सारी समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से एक बार आगे बढ़ें और सहयोग करें। आप सबसे मेरा यही विनम्र निवेदन है, हम मिलकर के आगे बढ़ करके काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। तो आने वाले समय में कुछ अच्छा हो सकते। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत प्रचार कर रहे थे कि बोलते हमारी बारी आ गई। मैं कहा थारी बारी कैसे आई भाई? बोलते यहाँ रिवाज बना हो। बोलते मैंने क्या रिवाज बना? बोलते एक बार हमारी बारी, एक बार थारी बारी। मैंने कहा भाई बारी का रिवाज खत्म हो गया। यहाँ उत्तराखंड में भी आप लोग यही बोलते थे कि हमारी बारी है, बारी नहीं आई। वो बारी जो किसकी चली वही चलती रही। धामी जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए, आज फिर से वो जीत करके फिर से जो है वो रिकॉर्ड तोड़ गए। वहां पर आज तक के इतिहास का सबसे ज्यादा मार्जिन उस उत्तराखंड में जीतने का मार्जिन जो है धामी बना करके चले थे। मैंने कहा यही बात उत्तर प्रदेश में कहते थे, क्योंकि 37 वर्षों से वहां पर भी 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी। और अब की बार फिर जब चुनाव हुआ तो परिणाम आपके सामने। योगी जी थे और योगी जी ऐसे उछलते थे। मैंने कहा बैठो तो सही, हुआ क्या? बोलता हम आ रहे हैं बस। मैंने कहा आएंगे कहां? बोलता पंजाब में आ रहे, चन्नी साहब आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, हम मणिपुर में आ रहे हैं, गोवा में आ रहे हैं, ऐसा बोलते थे। और जिस दिन रिजल्ट निकला उस दिन मैं विधानसभा में जब 11 बजे वहां पर पहुंचा, मैंने ढाल मुद्रा किया, उनको जरा जोर से जरा ढाल मुद्रा बोलते ना आपके। हाँ, ढाल मुद्रा हमारे कायम है उनके साथ। ऐसा नहीं है कि हमारा ढाल मुद्रा रहा नहीं उनके साथ। तो मैंने नमस्ते की तो कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ लोगों ने पहली तरफ देखा। मैंने कहा भाई पहली तरफ काहे को देख रहे हो? गया जो होना था। क्यों? तब तक रिजल्ट आ गया था। चन्नी साहब दोनों जगह से निपट चुके थे बेचारे। और उसके बाद 4 जो प्रदेश जहां भाजपा की सरकारें थी, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, चारों जगह फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिवाज पूरे देश में बदल चुका है और हिमाचल प्रदेश में भी अब की रिवाज बदलेंगे। भाजपा की है और भाजपा की ही सरकार बनेगी। और डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हैं और उसमें स्वाभाविक रूप से बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि हम मिल करके चले, ताकि हम अपने प्रदेश का विकास करने में हम सफल हो सके। ये बहुत आवश्यक है। बाकी बातें तो हो गई, लेकिन यहाँ कुछ बातों का जिक्र यहाँ हमारे साथी कर रहे थे। उन्होंने जो लंबी सूची बनाई है उस सूची को मैं थोड़ा देख लूंगा क्या उसमें किया जा सकता है, लेकिन 2-3 चीजें उन्होंने विशेष तौर से जिसका जिक्र किया है उसका मैं जिक्र कर लेता हूं। और यहाँ 2 जगह इनने कहा कि पशु औषधालय यहाँ पर खुलना चाहिए, पशु जो है वो पशु चिकित्सालय बनना चाहिए। एक तो बताया कि दोहदा एक जगह और एक डंसा में और एक खोलीघाट, 3 जगह इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है पशु औषधालय है, वेटनरी डिस्पेंसरी है, लेकिन वेटनरी डिस्पेंसरी से इसका दर्जा बढ़ा करके वेटनरी हॉस्पिटल की जाए, ऐसी इनकी मांग है। और इस मांग को मैं स्वीकार करता हूं, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक और यहाँ पर कही गई एक प्राथमिक पाठशाला दडुंजा है ना, इसको अपग्रेड करने की उन्होंने बात कही है, मांग की है कि इसको दर्जा बढ़ाना चाहिए। तो इसका दर्जा बढ़ाकर के इसको मिडिल स्कूल करने की भी मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ, ताकि बच्चों को वहां पर पढ़ने की सुविधा मिल सके। और एक और चीज इन्होंने विशेष तौर से कही कि जो रामपुर के जो प्राइमरी स्कूल में पिछली बार जब आया था मैं वहां पर गया भी था, आज भी वहां पर बच्चे और उनके पेरेंट्स खासतौर से वहां पर बड़ी संख्या में थे। वहां पर उन बच्चों के पेरेंट्स कह रहे थे कि यहाँ पर ये स्कूल चल रहा है, 600 के करीब बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अभी टीचर की शॉर्टेज है। तो मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूँ, जो टीचर की शॉर्टेज नॉर्म्स के मुताबिक जितने चाहिए होंगे उसके लिए मैं
डायरेक्टर एजुकेशन के साथ बात करूंगा, उनको बोलूंगा कि कितनी पोस्टें वहां पर चाहिए, वो पोस्टें आपको दे दी जाएंगी कहीं से भी, चाहे हम कहीं से शिफ्ट करें, चाहे हम पोस्टें क्रिएट करें, लेकिन आपके स्कूल के लिए पोस्टें देंगे। और साथ ही में इस पाठशाला को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में आने वाले समय में इसको डेवलप करूंगा, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसके साथ में आगे कुछ चीजों का जिक्र और किया गया है। एक सड़क का जिक्र यहां पर किया गया कि झाकड़ी से खड़काग गौरा सड़क जो है, इसके बारे में कहा कि इसको पक्का करने के लिए जो बात कही है, मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कहा है, इसका हमने नाबार्ड के लिए जो इसका स्वीकृति के लिए 5 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से इसकी स्वीकृति का प्रोजेक्ट हमने केंद्र को भेजा है और बहुत जल्दी इसको स्वीकृत करके नाबार्ड के माध्यम से इस सड़क को पक्का करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और एक और सड़क का जिसका जिक्र यहां पर किया, राजपुरा से ग्राम पंचायत भवन वो उच्च पाठशाला बढ़ावली सड़क को जोड़ने के लिए कहा हमने, कोई संपर्क मार्ग का, उसके लिए उन्होंने कहा है, इसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कहा है कि उसका सर्वे हम कर रहे हैं और मैंने उनको कहा कि इसका सर्वे जल्दी से पूरा करिए और सर्वे के साथ साथ में इसका एस्टिमेशन भी बना करके दीजिए, जो भी करना होगा इसके लिए बेहतर करने के लिए इसके लिए वो काम करेंगे ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा बेहतर हो सके, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उस तरह से एक और सड़क जिसका जिक्र यहां पर किया, ब्रांदली खंड से सुंगरी, ये मुख्य संपर्क मार्ग है रामपुर और रोहडू के लिए जो जोड़ता है और इसको जनहित में इसको कहा गया इसको पक्का करने के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसको हम पहले ही जो है प्रपोज कर चुके हैं पीएमजीएसवाई फेज 3 के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 3 के अंतर्गत जो है इस सड़क को बनाएंगे। जो भी डीपीआर बनेगी, जो भी इसका एस्टिमेशन बनेगा, उसके मुताबिक इस सड़क को बना करके देंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं ताकि वहां लोगों को अच्छी एक सुविधा हो सके। टिकर खमड़ी सड़क के लिए हमेशा बात होती है, शिमला भी लोग आए, शिमला भी लोग बात करने के लिए बात कर रहे थे कि सड़क का कुछ करना चाहिए और इस सड़क को हमने सीआरएफ के अंतर्गत जो है वो 108 करोड़ रुपए का इसका एस्टिमेशन बना हुआ, बहुत बड़ा सड़क भी बहुत महत्वपूर्ण है और सड़क पर पैसा भी बहुत लगेगा। इस पे 108 करोड़ रुपए का इसका सीआरएफ का एस्टिमेशन के लिए इसको केंद्र के लिए भेजा है। लेकिन अगर केंद्र की स्वीकृति जब तक नहीं आती है तब तक के लिए कहा गया मुझे कि भाई इसके लिए कुछ प्रावधान जल्दी करो ताकि इसका हम जल्दी से कुछ इंतजाम कर सके। तो मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं, जो हमारी स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के अंतर्गत जिसका मैंने जिक्र किया, जो हिमाचल प्रदेश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमको विकास के लिए विशेष मदद की है, उस मदद में से फिलहाल जो है जहां ज्यादा खराब ये सड़क है उसको बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए मैं आज इस सभा में 10 करोड़ रुपए घोषणा करता हूं। 10 करोड़ रुपए इसको दे दिए जाएंगे जल्दी ताकि सड़क को कम से कम चलने के योग्य बना सके, ये मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं। इसके आगे बढ़कर के जो हमने पिछली बार जब यहाँ सभा में आए थे उस सभा में भी हमने कुछ घोषणा की है, उनमें से वो सारी घोषणाएं प्रोसेस हो रही है, बहुत जल्दी वो कैबिनेट में आकर के उनको हम पूरा करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक बात जो कही गई कि जो हमारा ज्यूरी है, ज्यूरी हालांकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है लेकिन नजदीक है, ज्यूरी में हमारे यहाँ पर एक फायर सब स्टेशन वहां पर होना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कहीं आगजनी की दुखद घटना हो गई तो उसके लिए फायर ब्रिगेड वहां पर उपलब्ध हो, जल्दी हो। तो मैं ज्यूरी के लिए एक फायर सब स्टेशन खोलने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ और उससे आपके लिए स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी मदद ऐसे संकट के दौरान हो पाएगी। इसके अतिरिक्त एक बात और कही गई, ये जो सराहन है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां बार बार मांग आ रही है कि यहां पर बस स्टैंड बनाए, लेकिन मैं इसी बात को पूछ रहा था कि जमीन का इंतजाम है क्या? अगर जमीन वहां पर उपलब्ध है तो मैं आपके बीच में आज ये बात जरूर कहूंगा कि अगर जमीन उपलब्ध है तो सराहन में एक बस स्टैंड, अच्छा बस स्टैंड वहां पर बना करके देंगे
ताकि लोगों को जहां से बस लेने के लिए, बस पे चढ़ने के लिए, उतरने के लिए अच्छी सुविधा हो, उस दृष्टि से इस कार्य को आगे बढ़ाने का हम प्रयत्न करेंगे। आगे बढ़कर के एक बात और कही गई कि यहां तहसील, उप तहसील जो हमारी यहां बननी चाहिए थाली चट्टी में। मैं देख रहा था कि भी संख्या तो पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। पटवार सर्कल में मैंने पता किया तो कितने पटवार सर्कल आएंगे, इसमें बताया कि भी 6 के करीब आएंगे। लेकिन ये भी बताया गया कि ये थोड़ा दुर्गम इलाका है, कठिन है, और इसलिए इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो इसलिए आपकी इस मांग को मैं स्वीकार करता हूं। थाली चट्टी में एक उप तहसील जो है खोलने की भी मैं यहां पर घोषणा करता हूं, और उसी तरह से एक उप तहसील और जो हमारी ज्यूरी में खोलने की बात आ रही है, इसकी भी मांग आई है। पर मैं सोच रहा हूं खोलूं कि ना खोलूं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सो गए हैं। यहाँ जब सो गए हैं तो मालूम पड़ता है कि वो ज्यादा गंभीर नहीं है। जहां कॉल नेगी को लगा के रखा हुआ काम है, आप सोच रहे हैं कि भाई यही जागता रहे, हम तो सो लें। मैं आप सबसे यही कहना चाह रहा हूं, अगर ये उप तहसील चाहिए तो उसमें देख रहा हूं मैं, इसमें पटवार सर्कल बहुत कम आ रहे हैं, 5 ही आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 होंगे। तो कितना दूर पड़ता है ज्यूरी यहां से? 25 किलोमीटर। तो मैं रोजाना चलता था, स्कूल के लिए जाता था ना, 10 किलोमीटर जाता था, 10 किलोमीटर आता था। ज्यादा दूर नहीं है, रहने देता हूँ, सोच रहा हूँ। हाँ जी, क्या करूं? 15-20 का इलाका वही है, तो 15-20 के इलाके से भी क्या हो पाएगा ना। हाँ जी, चलो आप लोग मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। मेरा आपको लगता है कि सीधा साधा आदमी गांव का है, इसको तो दबाव, जो पहले वाले उनको तो आप लोगों ने दबाव डाला नहीं, वो आप लोगों के ऊपर ही दबाव डाल देते थे। लेकिन मैं आपकी मांग को पूरा करता हूं। उप तहसील ज्यूरी भी हम खोलेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसके साथ साथ में आगे एक और बात कही गई, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक सब डिवीजन खोलने की मांग नीरथ में आई है। नीरथ में ना कितना दूर है? हाँ जी, 18 किलोमीटर, कुल बड़ा कम है। और कहा गया भी इसका जो है वो डिवीजन जो है वो तकलेज में पड़ता है, सब डिवीजन तकलेज में पड़ता है, सब तो उल्टा पड़ता है दूर जाने के लिए। और उसमें शायद मुझे लगता है कि एक जेई सेक्शन भी खोलना पड़ेगा कहीं, तब जाकर के वो जस्टिफाई होगा। तो शायद वो डेलेट में बन रही है, उसकी जस्टिफिकेशन में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की ओर से देख रहा था। तो आपको नीरथ में एक सब डिवीजन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी हम खोल करके देंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं, इसको भी हम पूरा करेंगे। फिर कहा कि ये पुलिस की एक चौकी खोलनी है, बोलते हैं कहां खोलनी है? कोली घाट में। ये कोली घाट में पुलिस वालों को आप अपने नजदीक ला रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, खतरा आप लोगों को है, फिर मत बोलना मुझे कि भाई, क्योंकि जहां पुलिस वाले आते हैं तो यहाँ फिर उसके बाद फिर नजर रखते हैं। तो स्वाभाविक रूप से, और खोली घाट में जो मांग आई है पुलिस चौकी खोलने की, इस मांग को भी मैं स्वीकार करता हूं। वहां पर जो है खोली घाट में पुलिस चौकी खोलेंगे। और इसी तरह से आगे बढ़ करके एक बात और कही गई यहाँ पर, बाकी तो इनमें मांगे बहुत सारी दी हैं, यहाँ पर वो मैं सूची जा रहा हूँ। 68 मांगे मांगी है। इसके अलावा 15, 18, ये कितनी हो गई? 68 प्लस 15 कितनी हो गई? सारी 83। देखिए, एक साथ ही पूरा इनने पूरे क्षेत्र की इतनी सारी मांगे हमारे सामने रखी हैं। लेकिन एक बात जो कही गई है यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर ब्राह्मण लोग जो है वो बोलते हैं कि हमारी संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देना चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में संस्कृत को दूसरी भाषा, हिंदी के बाद दूसरी भाषा का दर्जा दिया। लेकिन कहा कि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा गांव है, ये ब्राह्मण ठीक तरह से पूजा पाठ करें, ये भी बहुत जरूरी है भाई। और पूजा की संस्कृति को समझे, संस्कृत को पढ़ें, और वो तभी संभव हो पाएगा।
हालांकि रामपुर से बहुत नजदीक का फासला है, लेकिन क्या नाम है वहां का, शिंगला, वहां लोग मिले थे रास्ते में, कहा कि यहां खोलना चाहिए, संस्कृत कॉलेज खोलना चाहिए। और इस मांग को मैं देख रहा था, इसको स्वीकार करना हालांकि कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि ये सारी चीजें फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जिनकी बहुत ज्यादा पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं अब ब्राह्मणों की बातों को जो है वो मना करना वो भी ठीक नहीं है। ब्राह्मण का पता नहीं क्या करेंगे फिर बाद में। ब्राह्मण परशुराम भी होते, फिर बाद में वो भी बोल देते ना मंत्रों के साथ। इसलिए ब्राह्मण को तो हम पूजा ही करते हैं भाई। जो हमसे गलत हो गया है, ठीक हो गया है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, अब सबसे छुटकारा पाने के लिए ब्राह्मण को ही हम बोलते हैं कि भाई आप ही रास्ता बताओ। तो रास्ता बताएंगे ये। लेकिन यहाँ आपके शिमला में एक संस्कृत कॉलेज खोलने की भी मैं घोषणा करता हूँ, और आने वाले समय में अब मेरे को एक बात था, मेरी बातें आपने बहुत प्यार से सुनी। जो मेरे करने का था वो तो हम करके जा रहे हैं, अब आपके करने का है कुछ की नहीं है। क्या है ना, बाहर वो चुप बैठे हुए, वो सोच रहे हैं, सोचेंगे, बोलते हैं। भाई हमारे करने का हमने किया, आपके करने का आपको करना है। और आने वाले समय में मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, एक बार चल करके देखिए, इस राह पर चल करके देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये राह सरल होगी, सहज होगी, आरामदायक होगी, आगे बढ़ने की होगी और मंजिल के करीब पहुंचाने के लिए होगी। आप सबको जो मंजिल आप सबकी है कि इस विधानसभा क्षेत्र का विकास हो, तेजी के साथ विकास हो, चौतरफा विकास हो, उसके लिए ये रास्ता खुला है कि दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करना है और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूत करना है। उसके लिए मैं आप सबसे निवेदन कर, आप सब लोगों ने अपना आशीर्वाद पूरा देना है और आशीर्वाद दे करके हिमाचल प्रदेश में दावे के साथ कह सकता हूं मैं, नवंबर के महीने में चुनाव होगा, दिसंबर के महीने में परिणाम निकलेगा, तो रिवाज बदला हुआ होगा। बदला हुआ रिवाज ये कि भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में 5 साल पूरा करने के बाद फिर 5 साल के लिए बनेगी। ये मैं आप सबसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात पूरी करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत